ये हम सभी के लिए बड़ा दुखद था और पिछले एक वर्ष से सीआरपीएफ की काफ़ी संख्या में यहाँ डिप्लॉयमेंट रही है और बहुत तरह की ड्यूटीज़ हम करते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दूर दराज के कैंप के ऊपर यूजीज़ ने अटैक किया और कैंप का लोकेशन ऐसा कुछ था कि उनको मदद मिल गई कैंप के अंदर घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने में। इस बात का हमें दुख है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पता करेंगे कौन थे और उनको बहुत जल्द विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। सर, जब से तरह से लोकल सपोर्ट उन लोगों को मिलता है मिलिटेंट्स को, उस बारे में अगर आप डिटेल में बताना चाहें। जहाँ तक आप मणिपुर के प्रॉब्लम की बात करते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम कई डिकेड्स से है और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ कई डिकेड्स से 80s से है। और तब से हम लोग, मैं अपने सीआरपीएफ की बात करता हूँ, एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस भी करते आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ भी करते आ रहे हैं और वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी भी करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी सिक्योरिटी भी देखते आ रहे हैं। ये 3 मई 2023 से पहले की मैं बात करता हूँ। उसके बाद से जब एथनिक क्लासेस हुए फिर अचानक से सीआरपीएफ की काफ़ी कंपनीज इंडक्ट हुई और सबसे पहला हमारा रोल ये था कि जो एथनिक क्लासेस हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आपस में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर वार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने की कोशिश की। जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ, इसमें ये बहुत बड़ा गैमिट है। इसमें फ्लैग मार्च से लेके, पेट्रोलिंग से लेके, नाका लगाने से लेके, भीड़ कंट्रोल करना, ये सब कुछ आता है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना कि नहीं, ये फोर्सेस आ गई हैं, अब आपके खिलाफ कोई अटेम्प्ट नहीं होगा और अब शांति बहाल होगी। फिर से मार्केट की दुकानों को खुलवाना, ट्रैफिक को नॉर्मल करना, इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ कई ऐसे पुलिस स्टेशंस थे, कई ऐसे इंस्टॉलेशंस थे जिनको खतरा था, वहाँ पे भी हमने उनको सिक्योरिटी देने का काम किया और इसमें सीआरपीएफ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है पिछले एक वर्ष से। और अब इलेक्शन भी थे, इलेक्शन हुए, उसके बाद एकदम से ये अटैक हुआ और जैसा आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शहीद हुए। जी, इलेक्शंस में भी सीआरपीएफ का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था। जितनी भी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय की गई सेंटर की, सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का ही था। और इलेक्शन के टाइम पे हमारी फोर्सेस कुछ एरिया से थिन आउट हो गई थी, इलेक्शंस के लिए चली गई थी बूथ के ऊपर, और इसमें इन लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा लगा कि डिप्लीटेड फोर्स है, स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो शायद इस मौके का भी फ़ायदा उठाएगा एक्शन, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अटैक किया। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, पता करेंगे कौन सा ग्रुप था, कौन से लोग थे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम उन तक पहुंचेंगे और उनको बहुत जल्दी उनके किए की सज़ा मिलेगी। सर, अगर अभी तक की बात की जाए, अगर उस बारे में आप बताना चाहें। जब एथनिक क्लासेस शुरू हुए तो बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। उस समय जो हम लोगों ने काम किया, हमारे 6 कैंप्स होते थे इम्फाल में। उन 6 कैंप्स में लगभग 13,500 डिस्प्लेस्ड पर्सन्स आए थे। उनको हमने उस समय सिर्फ शेल्टर ही नहीं दिया, उनके खान पान की व्यवस्था की, उनके मेडिकल केयर को इंश्योर किया, उनको दवाइयाँ दी, ज़रूरत पड़ने पे उनको कपड़े दिए, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको बिल्कुल गेस्ट की तरह रखा, और बाद में जब रिलीफ कैंप्स बन गए, सुरक्षित उनको उनके रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया। ये काम हम लोगों ने किया 13,500 लोगों को। इसके बाद कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो एबेंडेंड हो गई थी, जो यहाँ से जिनको भागना पड़ा, उनके घरों को, उनके आसपास में हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ, उनके घरों को अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, उनको जलने या डैमेज होने से भी हमने बचाया। ये काम हमने किया। इसी बीच में आप जानते हैं
इम्फाल के लिए 2 लाइफ लाइन्स हैं, NH37 और NH2। सारा खाने पीने से लेकर के जितनी भी दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सारी एसेंशियल कम्युनिटीज़ इन्हीं दोनों नेशनल हाईवे से आती, लोगों का आना जाना। तो इन दोनों नेशनल हाईवे को चालू रखने की जिम्मेदारी CRPF के पास थी और अभी 1 साल से हमने उसको बखूबी निभाया ताकि यहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटीज़ का सप्लाई आबाद रूप से हो सके और जीवन इनका बहुत हार्श नहीं हो जाए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.